हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 7 का एक समरी करने वाले हैं जिसमें कि पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड्स होंगे। एक समरी है, अगर आप इतना समरी देख लेते हैं तो फिर आपको चैप्टर समझने में फिर यानी कि आप इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बना देंगे, आपको एक बार चैप्टर भी याद हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी डील विद द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर आपसे पूछा जाए कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, तो जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू से ये डील करती है, जिसमें पहला होता है ओरिजिन और दूसरा होता है इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन का उत्पत्ति एक बहुत ही यूनिक इवेंट है इस यूनिवर्स के हिस्ट्री में। दूसरा है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड का जो ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुआ, उसे बिग बैंग थ्योरी द्वारा समझाया गया कि इस पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, और ये थ्योरी देने वाले एबेले मैत्रे थे। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, तो अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर साल पहले हुआ। और ओरिजिन ऑफ लाइफ की ऐसा नहीं है कि आज जो हम केमिकल थ्योरी पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में यही थ्योरी है। इससे पहले भी बहुत लोग हुए और बहुत लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी। पहला तो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी का कहना है कि जो भगवान है उन्होंने ही इस पूरे संसार को बनाया है। फिर है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इनका कहना है कि इस स्पेस में कहीं बाहर से कोई स्पोर उड़कर आ गया और वही स्पोर यहाँ अर्थ पर आ गया और उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। इसका मतलब है कि जो नॉन लिविंग मैटर है यानी ऐसे मैटर जिसमें प्राण नहीं है, उससे जीवन का उत्पत्ति हुआ है। फिर है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जो कि आज भी ये मान्य है कि लाइफ जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से आया और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल इस जगह पर पहले से ही मौजूद थे। और बाद में क्या किया गया, इस केमिकल थ्योरी को प्रूव किया गया। किन्होंने प्रूव किया, तो मिलर और उरे ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया कि नहीं, ये जो थ्योरी दी गई है यही थ्योरी अब तक की सबसे सटीक थ्योरी है। उन्होंने बहुत सारा इसके लिए सेटअप तैयार किया था। फिर है कि पहला सेल आप लोग जानते होंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसके सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ये टर्म को कॉइन किया था 1665 में। फॉर्मेशन ऑफ पहला सेल, ऐसा माना जाता है कि 3 बिलियन साल पहले पहला सेल का फॉर्मेशन हुआ था। फिर है कि इवोल्यूशन होती है, इसे पता कैसे चलता है, कैसे पता चलेगा कि ये कब आया इस संसार में, ये कब आया, तो ये हम फॉसिल्स की मदद से पता करते हैं। ये फॉसिल्स कैसे होते हैं, तो पैलेंटोलॉजिकल हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, मॉलिकुलर, एम्ब्रायोलॉजिकल और बायोजियोग्राफिकल हो सकते हैं। फिर हमें पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में होमोलोगस ऑर्गेन के बारे में। होमोलोगस ऑर्गेन का मतलब, होमोलोगस ऑर्गेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। होमोलॉगी क्या करता है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर आज हम जानवरों में देख रहे हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, वो सिमिलर हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन वो अलग अलग काम करते हैं, यानी उनका फंक्शन अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। फिर है एनालॉगस ऑर्गेन। एनालॉगस ऑर्गेन और होमोलोगस के बीच में डिफरेंस करने के लिए आता है, तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं अगर 2 मार्क्स का है तो, कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एनालॉगी की बात करें तो ऑर्गेन तो सिमिलर होते हैं लेकिन ये इनका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फिर है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, तो ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में एक ही पॉइंट पर स्पीसीज जो है स्टार्ट करना शुरू करती है, यहाँ पे उनका एवोल्यूशन होता है, वहाँ से वो फैलती है, लेकिन वो फिर दूसरे एरिया में जाना शुरू कर देती है, जैसे कि डार्विन फिंचेज इसके एग्जाम्पल हो गए, और मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी इसके एग्जाम्पल हो गए एडेप्टिव रेडिएशन के। फिर है इवोल्यूशन को लेकर भी, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज को लेकर भी बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई थी, दी जा। इसमें सबसे फेमस थ्योरी थी डार्विन की थ्योरी। डार्विन की थ्योरी, चार्ल्स डार्विन बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि दैट यूजफुल वेरिएशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म आर सेलेक्टेड बाय नेचर। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आया, ये प्रकृति सेलेक्ट करती है, यानी नेचुरल सिलेक्शन एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे विकसित होने लगता है, कोई वेरिएशन आने लगता है, इसके कारण इवोल्यूशन होता है।
और इसे उन्होंने प्रूव भी किया था। आप लोगों ने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का केस पढ़ा होगा, केमिकल रेसिस्टेंस का पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में जो रेसिस्टेंस है उनमें पहले से ही मौजूद था। दूसरे थे सबसे महान इंसान लेमार्क, और लेमार्क की थ्योरी को लेमार्किज्म कहा जाता है। उनका पूरा नाम डी बैप्टिस्टे डी लेमार्क था। इनका कहना हुआ कि इवोल्यूशन जो है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेन के कारण हुआ। जैसे देखिए, पहले के समय में क्या था कि वृक्ष ऐसा कंडीशन रहा होगा कि वृक्ष जो है नीचे रहे होंगे, तो जो जिराफ था उनका गर्दन नॉर्मल था, ठीक ठाक था, जैसे दूसरे जानवरों का होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वृक्ष बड़े बड़े होने लगे होंगे, वृक्ष लंबा, उन्हें खाने की दिक्कत, तो लगातार उन्होंने क्या किया, अपने गर्दन को स्ट्रेच किया, खींचा खींचा खींचा, खींचते खींचते आज हम देख रहे हैं कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी हो गई। और फिर क्या हुआ कि ये जो कैरेक्टर उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में डेवलप कर लिया, ये उनके बच्चे में भी पास हो गया। ये लेमार्क का कहना था। उसके बाद आए म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्राइस के द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन जो है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के कारण होता है, जो कि रैंडम होता है, और यानी कि अचानक हो जाता है, और डायरेक्शन लेस होता है, कोई डायरेक्शन इसका नहीं होता है। फिर आती है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, यानी अभी तक आपने जितनी भी थ्योरी देखी उन सब थ्योरी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उन थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, उनके कुछ अच्छी बातों को ले लिया गया और जो प्रूफ नहीं हो पाए उन्हें छोड़ दिया गया। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इवोल्यूशन के केस में सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये कहती है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। का कहना है कि कोई भी स्पीसीज, जैसे हमारी स्पीसीज है, ह्यूमन की स्पीसीज होमो सेपियंस है, ये जेनेटिक जीन के वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन के इंटरेक्शन पर, यानी ये दोनों, ये जीन में जो चेंज आता है और जो हमारा नेचर सिलेक्ट करता है, इन दोनों के बीच के परस्पर जो प्रभाव पड़ता है उसी के कारण इवोल्यूशन हुआ है। फिर है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ये भी पढ़ना है हम लोगों को। ये कहता है कि पॉपुलेशन में जितनी भी एलील की फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी स्टेबल होती है और जनरेशन टू जनरेशन ये कांस्टेंट ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर इसके मेन फैक्टर की बात करें तो इसे क्या क्या प्रभावित कर सकता है, तो जीन का माइग्रेशन प्रभावित कर सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है तुरंत में कोई सा चेंज आ जाना, रैंडम चेंज आ जाना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, डायरेक्शनल चेंज होता है और डिस्ट्रप्शन होता है। आगे हमें पढ़ना है, कुछ हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है मॉडर्न मैन के बारे में कि कैसे कैसे अभी जो मॉडर्न मैन हम आप हैं वो कैसे है। तो फिर आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो अगर इसकी बात करें, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ये सेंट्रल एशिया में हुआ था, चाइना में, जावा में और इंडिया में हुआ था। ये हुआ कैसे था, सीक्वेंस से देखिए। सबसे पहले आया ड्रायोपिथेकस। आपको सबका 2-2 पॉइंट याद कर लेना है क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं कि वो मैन कैसे थे। पहला है ड्रायोपिथेकस, फिर है रामापिथेकस, फिर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हेबिलिस हुए, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो सेपियंस, नेंडरथैलिस, उसके बाद होमो सेपियंस, जो कि हम लोग हैं फिलहाल। कॉमन एंजेस्टर ऑफ अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन और एप के कॉमन एंजेस्टर थे, एक ही पूर्वज थे, वो कौन थे, ड्रायोपिथेकस। ये क्वेश्चन भी आता है। फिर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज द फर्स्ट एप मैन। पहला एप मैन कौन था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दोस्तों इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर रिवाइज, आपका चैप्टर एकदम आराम से रिवीजन हो जाएगा।